यूनानी नगर राज्यों के अध्ययन से शुरू ही राजनीतिक अध्ययन की श्रृंखला जो द्वितीय विश्व युद्ध तक चलती है उसे सामान्यतः परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में कुछ नवाचार होते हैं और राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण को आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान कई मायनों में परंपरागत नज़र आता है, परंतु इसकी जो शुरुआत है वह यूनानी नगर राज्यों के अध्ययन से मानी जाती है। राजनीति का पर्यायवाची शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से बना है, जिसका अर्थ नगर राज्य ही होता है और धीरे धीरे यूनान वासियों के इस शब्द का विकास हुआ और यह राजनीति विज्ञान के रूप में जाने लगा। परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो प्रमुख प्रतिपादक हैं उनमें हम देख सकते हैं प्लेटो के अध्ययन को, हम देख सकते हैं एक्विनास के अध्ययन को, हम देख सकते हैं हीगल के अध्ययन को, हम देख सकते हैं ग्रीन के अध्ययन को। इनके द्वारा जो राजनीति संबंधी ज्ञान समाज के लिए प्रेषित किया, उस ज्ञान की कुछ खासियत, कुछ विशेषताएं थीं जिसके अंदर मूल्य प्रधानता, दार्शनिकता, कल्पनात्मकता, विवरणात्मकता, ये जो तरीके थे राजनीति संबंधी ज्ञान को समाज में प्रेषित करने के लिए, उन तरीकों के कारण ही परंपरागत राजनीति विज्ञान को एक पिछड़ा हुआ या बंधन युक्त विषय माना जाता रहा। राजनीति विज्ञान कभी इतिहास की शाखा के रूप में, कभी दर्शन की शाखा के रूप में हमारे सामने नज़र आता है और इस प्रकार के अध्ययन द्वितीय विश्व युद्ध तक चलते हैं। इसी कारण से इन्हें परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है वो 3 प्रकार से की जाती है। पहला, परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। दूसरा, परंपरागत राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। तीसरा, परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार का अध्ययन है। राज्य का अध्ययन मानने वाले विद्वानों में गार्नर ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गार्नर की उपयुक्त परिभाषा ये बताती है कि राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू होता है और राज्य पर ही ख़त्म होता है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान की परिभाषा में सरकार के संबंध में जो बात की जाती है उनमें सीले प्रमुख हैं। वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का तथा ज्योतिष शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। लेखक भी कुछ इसी प्रकार से कहते हैं। वो कहते हैं राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। इन दोनों को, राज्य और सरकार को, राजनीति विज्ञान की परिभाषा में शामिल करते हुए कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। इनमें पॉल जेनेट ने कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है
जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। इसी तरह डिमार्क ने भी राज्य एवं सरकार का अध्ययन मानते हुए कहा है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। तो कुल मिलाकर ये 3 प्रकार की बातें राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में की जाती है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान की उपयुक्त परिभाषाओं से कुछ बातें, कुछ तत्व परिलक्षित होते हैं कि राज्य का अध्ययन किस तरीके से हो, सरकार को किस तरीके से समझा जाए, ये सब बातें राजनीति विज्ञान के अध्ययन में प्रमुखता से देखी गई। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के संदर्भ में जब हम और बातें करेंगे तो हम पाते हैं कि इसकी जो अध्ययन श्रृंखला है वो बहुत लंबी रही है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक के माध्यम से राज संबंधी अध्ययन प्रस्तुत किया है। सिसरो व संत ऑगस्टाइन तथा थॉमस एक्विनास ने इस अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाया। संत ऑगस्टाइन ने अपनी कृति द सिटी ऑफ गॉड के द्वारा राज्य के परंपरागत अध्ययन को स्वीकार किया और उन्होंने माना कि पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा संचालित ईश्वरीय राज्य काम कर रहा है। रूसो ने अपनी सामान्य इच्छा की अवधारणा व्यक्त करते हुए परंपरागत राजनीति विज्ञान को स्वीकार किया। उनका ये मानना है कि राज्य का निर्माण जो है वो लोगों के द्वारा किए गए समझौते से हुआ है और इस समझौते में सामान्य इच्छा की अवधारणा काम करती है। इसी प्रकार कांट, हीगल और ग्रीन ये विचारक भी ऐसे हैं जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के आधार पर राजनीति संबंधी ज्ञान को समाज में प्रस्तुत करते हैं। मौलिक रूप से ये विद्वान आदर्शवादी विचारक हैं जो राज्य के एक भावी स्वरूप की कल्पना करते हैं, क्या होना चाहिए पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हीगल ने विश्वात्मा के चिंतन के द्वारा यह प्रयास किया कि ये पूरा जो विश्व है वो एक द्वंद्वात्मक पद्धति से संचालित हो रहा है। इसी प्रकार से ग्रीन ने शाश्वत चेतना की बात की। मॉन्टेस्क्यू, हाब्स, बर्क, अर्नेस्ट बार्कर, हेराल्ड लार्की आदि विद्वान भी परंपरागत राजनीति शास्त्री ही कहलाते हैं। 20वीं सदी में भी हमें कुछ विद्वान ऐसे मिलते हैं जो परंपरागत राजनीति विज्ञान का समर्थन करते हैं। इनमें लियो स्ट्रॉस हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड हैं, अन्ना हरेंट हैं। ये विद्वान भी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो सही स्वरूप है वो परंपरागत ही है, वो आधुनिक राजनीति विज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन श्रृंखला है वो बहुत लंबी है। इसके विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इस प्रकार के अध्ययन की कुछ विशेषताएं हैं जिनके संदर्भ में अभी हम बात कर लेते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि यह विषय तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन करने वाला विषय है। अधिकांश परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण तर्क और कल्पना के आधार पर किया, चाहे वो प्लेटो के आदर्श राज की कल्पना हो, चाहे वो रूसो की सामान्य इच्छा की कल्पना हो, चाहे वो कांट का नैतिक प्राणी की बात करते हुए कोई विचार हो। हीगल की विश्वात्मा का जो चिंतन है वो भी आदर्शवादी है। ग्रीन की शाश्वत चेतना की जो अवधारणा है वो भी आदर्शवादी है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्राय सभी विद्वानों ने कल्पना और तर्क को अपने अध्ययन का
आधार बनाया और उसी के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया। परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो दूसरी विशेषता है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वह है नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। इस विषय की ये एक अन्य विशेषता है जिसमें ये मानकर चला जाता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है और उसका उद्देश्य नैतिकता के मार्ग पर व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। और ये मूल्य सापेक्ष अध्ययन की बात करते हैं। इनकी दृष्टि जो है आदर्शवादी है और वो लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ते हैं और मूल्यों से अलग हटकर वो किसी भी प्रकार के सिद्धांत को स्वीकार करते ही नहीं हैं। तीसरी जो बात है जो विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं वह कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययनों की प्रमुखता। प्राय सभी राजनीतिक चिंतन जो परंपरागत दृष्टि से किए गए उनमें कानून और संस्थागत अध्ययन पर जोर दिया गया। ये माना गया कि राज्य का मुख्य काम कानून बनाना है, अतः कानूनों का अध्ययन प्रमुखता से किया जाना चाहिए और उसी के आधार पर राज्य का अध्ययन कर लिया जाएगा। तो जो अध्ययन का जो मूल दृष्टिकोण था वह कानूनी था। कानून को अध्ययन का विषय बनाया जाना आवश्यक समझा गया। यह नहीं समझा गया कि उन कानून के निर्माण के पीछे और कौन सी शक्तियाँ काम करती हैं और कौन सी भावनाएं और कौन सी प्रेरणाएं जो है राज्य को प्रेरित करती हैं जिसके आधार पर राज्य कानून बनाने के लिए बाध्य होता है। केवल ऊपरी तौर पर राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों को ही अपने अध्ययन का विषय बनाएगा। इसीलिए इस प्रकार के अध्ययन को संस्थागत अध्ययन भी माना गया कि ये केवल सतही अध्ययन करने वाला विषय था। इसी तरीके से औपचारिकता पर इस दृष्टिकोण ने बहुत बल दिया। सामान्यतः अध्ययन को जब तक व्यवहारिक स्वरूप नहीं दिया जाता तब तक सही और सटीक सिद्धांतों का निर्माण किया जाना संभव नहीं है, परंतु परंपरागत राजनीति शास्त्री केवल औपचारिक अध्ययन को प्रमुखता देते रहे। इसी प्रकार से जो चौथी विशेषता हम कर सकते हैं कह सकते हैं वह है अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ। किसी भी विषय को समझने के लिए, समझाने के लिए उस विषय में काम में ली जाने वाली अध्ययन पद्धतियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियाँ थीं जिसके आधार पर वो राज्य या सरकार का अध्ययन करते थे वो अपरिष्कृत मानी जाती हैं। उनमें ऐतिहासिक है, दार्शनिक पद्धति है, कानूनी पद्धति है और इन पद्धतियों के संदर्भ में ये माना जाता है कि ये अपरिष्कृत हैं, ये पूरी तरीके से सही होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मूलतः जब हम इन अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियों से किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो उनमें ऐतिहासिकता का, विश्लेषणात्मकता का अभाव होता है। ऐतिहासिकता पाई जाती है, विश्लेषणात्मकता का बहुत कम अंश होता है। आदर्शात्मक व उपदेशात्मक होती है, वर्णनात्मक तथा परिभाषात्मक होती हैं। इस प्रकार से जो अध्ययन होते हैं वो सटीक और सर्वग्राही नहीं होते, वो सर्वव्यापक नहीं हो सकते, उनका प्रभाव सभी जगह एक समान नहीं हो सकता। इस अध्ययन पद्धति में किसी भी तरीके से गणितीय मॉडल, परिणाम, तथ्य, सर्वेक्षण जैसी जो आधुनिक अध्ययन तकनीक हैं उनका प्रयोग नहीं होता है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान को अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियों से जुड़ा हुआ विषय भी कहा जाता है। पांचवी जो विशेषता हम कह सकते हैं वह है प्रधानतः संकुचित अध्ययन की। परंपरागत राजनीति विज्ञान को संकुचित अध्ययन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने यूरोप और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं को ही अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। एक बात। दूसरी बात, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में केवल राज्य एवं सरकार को ही शामिल किया। अन्य दूसरे तत्व जो राजनीति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण हैं उनकी उपेक्षा की गई। एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के देश परंपरागत राजनीति शास्त्रियों के अध्ययन में शामिल ही नहीं रहे। तो इस कारण से इस अध्ययन दृष्टिकोण को परंपरागत माना जाता है क्योंकि इसने केवल एक संकुचित क्षेत्र का अध्ययन करते हुए या संकुचित राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हुए राजनीतिक सिद्धांतों का निरूपण किया।
छठी जो विशेषता जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वह है चिंतन में व्यक्तिनिष्ठता के तत्व की प्रधानता। ये एक ऐसी स्थिति है परंपरागत राजनीति विज्ञान में कि हर राजनीति शास्त्री अपने विचारों को, अपने मूल्यों को, अपनी मान्यताओं को, अपने मापदंडों को, अपनी धारणाओं को, अपने विश्वासों को ही महत्वपूर्ण मानते हुए समाज के लिए सिद्धांत निर्माण का प्रयास करते हैं। वो समस्याओं के समाधान की दिशा में जो काम करते हैं वो उनके स्वयं के द्वारा निर्मित होती हैं। इसके लिए वो तथ्यों या अन्य दूसरी जो स्थितियां हैं उनसे जुड़े हुए नहीं होते हैं और वो पूरी तरीके से अपने विचारों के आधार पर ही जो है सामाजिक समस्याओं के निदान की बात करते हैं। प्लेटो का जो आदर्शवाद या दार्शनिक शासक की जो अवधारणा है, यह अवधारणा कमोबेश हम उसको इसी रूप में देख सकते हैं। प्लेटो ने ये माना कि एक आदर्श शासक होगा तो समाज का संचालन अच्छे से हो पाएगा और उस आदर्श शासक पर उसने अपने साम्यवादी सिद्धांत के माध्यम से दार्शनिक शासक पर साम्यवादी सिद्धांत के माध्यम से कई सारे प्रतिबंध लागू किए, उसे पत्नी और परिवार से वंचित रखा, उसके जीवन को एक तरीके से तपस्वी का जीवन बनाने की उन्होंने बात की। तो ये जो अध्ययन है, परंपरागत अध्ययन है, वो मूलतः व्यक्तिनिष्ठ तत्वों से जुड़ा हुआ है। जिस रचनाकार ने, जिस सिद्धांत निर्माता ने सिद्धांत का निर्माण किया उसने केवल अपनी कल्पनाओं को ही आधार बनाकर विचार व्यक्त किए। इस तरीके से परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में विशेषताओं के बारे में हम ये बात कर सकते हैं। धन्यवाद।